This is Sashi Gupta and I am your science and maths teacher. And today onward, I am going to take all online lectures for all students which is locked down in their houses because due to COVID-19 emergency, RK classes now are available on YouTube. So this is our first lecture from Science Part 2. And the name of the chapter you can see easily, that is Heredity and Evolution. हम ये चैप्टर पे बहुत सारी बातें करेंगे अभी, और आज ज़्यादा बड़ा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, बट ये मेरी कोशिश रहेगी जितने भी टॉपिक मैं कवर अप करूँ आपको बेस्ट समझ में आए ड्यूरिंग द लेक्चर्स। अगर मेरी वॉइस बहुत फास्ट जारी रहेगी तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, कोई टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। चैप्टर के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रिलेटेड टू दिस, और इस तरीके से हम लोग आज अपना एक छोटा सेशन इस चैप्टर से खत्म करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट विद द वर्ड हेरिडिटी व्हिच इज मोस्ट एम्पी टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड इट्स आल्सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस टू। मैं बहुत फॉर्मली लैंग्वेज में ही बात करूंगा ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा और आपको स्मूथली समझ में आए। तो हेरिडिटी से मैं वर्ड्स का मीनिंग से चालू करता हूँ। व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का एक सिंपल और साफ मीनिंग होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन? पास होना। अब यहाँ पे बात है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जनरेशन स्किप नहीं होता वहां पे। एक सिंपल सा कॉमन फिनोमेना है हेरिडिटी का जो सबको देखने मिलते हैं, द रिलेशन बिटवीन फादर एंड देयर सन। हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर अपने फादर के सन में देखने मिलते हैं जो आप लोगों को पता है, और इसके पीछे का रीजन हेरिडिटी ही है। और हेरिडिटी को ही बोला गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन मींस डैड टू नेक्स्ट जनरेशन, उनका लड़का। तो यहां पे जो फॉर एग्जाम्पल इफ डैड के हेयर कर्ली है, बच्चे के भी हेयर कर्ली हुए, तो आप बोल सकते हो हाँ इसके कैरेक्टर इनके पापा से मिल रहे, दैट एग्जैक्टली हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, दैट इज वन स्टेटमेंट विच आई गिवन, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ऐसा नहीं है कि ये खाली एक जनरेशन के लिए, नहीं, ये ऑन जनरेशन पास होते रहते हैं। अब हेरिडिटी की कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ लॉसेस भी है। अच्छी बातें ये है अगर डैड के कुछ अच्छे कैरेक्टर है तो ऑफकोर्स वो सन में जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई डिजीज है, बहुत सारी डिजीज है जैसे ल्यूकोडर्मा, स्किन डिजीज, ये सब डैड से अगर उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं तो ये एक बैड फैक्टर बोल सकते हो आप। तो हेरिडिटी के बारे में हम लोगों ने एक वर्ड जाना, हेरिडिटी मीन्स नथिंग, the transmission of character from one generation to next generation। नेक्स्ट बहुत अहम की चीज है, 3-4 बाद जनरेशन का हम लोग बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग जस्ट नेक्स्ट जनरेशन का बात कर रहे हैं। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन भी क्वाइट इजी है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स क्वाइट इजी, इसमें कुछ टफ नहीं। आई होप हेरिडिटी आपको समझ में आई होगी ना। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, दैट इज वेरिएशन। वेरी वर्ड मतलब डिफरेंसेस, वेरी करना मतलब कोई चीज चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो वेरिएशन मतलब इट्स अपोजिट टू हेरिडिटी, मींस आपको ये भी पता है कि हमारे सब कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। इसका मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं। अब यार बात तो ऐसी है कि हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आए हैं और कुछ कैरेक्टर जो मैच नहीं कर रहे वो हवा से तो उड़ के आ ही नहीं रहेंगे। इसका मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें बॉडी ने सेल्फ डेवलप किया है, और ये डिफरेंस है हमारे पेरेंट्स और हम में
तो वेरिएशन का बहुत साफ साफ मीनिंग है द डिफरेंसेस। अब किसके बीच का डिफरेंस? यहाँ पे हम ह्यूमन और एनिमल के बारे में बात तो कर ही नहीं रहे, उनके बीच तो डिफरेंस है ही। हम यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं एक जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन का। लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फादर और उनके जो भी बच्चे उनके बीच के डिफरेंसेस का, क्योंकि वी कैन से द ऑफस्प्रिंग यानी कि उनका चाइल्ड इज सिमिलर टू देयर फादर, बट वी नेवर से कि ऑफस्प्रिंग इज इक्वल टू देयर फादर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। द डिफरेंसेस सीन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब सन, डॉटर, कुछ भी। यहाँ पे हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सन इज इक्वल टू डॉटर, दोनों ही ना। मेरे ख्याल से 2 पॉइंट आप लोगों को अभी तक समझ गया रहेगा। वन इज हेरिडिटी। हेरिडिटी कुछ नहीं है, जो चीज मेरे पेरेंट्स से मेरे बच्चों तक जा रही है, दिस इज हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फादर टू देयर डॉटर और सन इज कॉल्ड हेरिडिटी। एंड वेरिएशन, फादर और बच्चों के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेरिएशन। ठीक है, 2 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी साइंटिस्ट एंड वी विल कवर एट द एंड ऑफ चैप्टर, बिकॉज साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट द मेन टॉपिक और स्टार्टिंग मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज 3 गोल्ड वर्ड्स, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। मैं डायरेक्ट इस पे जंप नहीं करूंगा, इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद यहाँ पे जंप करूंगा ना। अब मैंने ये बात किया कि लाइक ये पेरेंट्स है, इनके 2 ऑफस्प्रिंग है, उनको हम नाम ए और बी दे देंगे। ठीक, अब मैंने बोला हेरिडिटी के वजह से कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के ए में भी दिखे और कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के बी में भी दिखे। ये दोनों उसके चाइल्ड है। लेट्स अज्यूम इट इज बॉय एंड इट इज गर्ल। और मैंने ये भी बोला कि बॉय के कुछ कैरेक्टर जो उसके पेरेंट्स से अलग थे, तो उसको मैंने बोल दिया वेरिएशन। सेम गर्ल में भी कुछ कैरेक्टर अलग थे, उसको भी बोल दिया मैंने वेरिएशन। लेकिन सर बॉडी में ऐसा क्या फैक्टर है कि पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर हम बच्चों में देख पा रहे हैं? सर इसके पीछे तो कुछ लॉजिक रहना चाहिए कि हाउ इट्स पॉसिबल कि किसी एक पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चे में आ रहा है। अब यू ऑल नोस कि देयर इज समथिंग इन द पेरेंट्स which passes to their child, और वो क्या चीज है जो उनको वो कैरेक्टर दे रहा है? Here's the question. अब पॉज करके 2 मिनट सोच भी सकते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में ऐसा क्या पास होता है जिससे कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लेता है। आप सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ हियर्स द आंसर। The information of parents is stored in one magical molecule which present in our body, that is DNA. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी एक डॉक्यूमेंट में स्टोर है। अज्यूम करो आपका आइडेंटिटी कार्ड, आप कहीं पे भी जाते हो तो आपके आइडेंटिटी कार्ड से ही आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। आपका नाम क्या, आपका एज क्या। सेम आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीन्स मेनी थिंग्स आर देयर। आपकी हाइट, बॉडी, बोलने का तरीका, वॉइस, हेयर कलर, स्किन कलर, चलने का तरीका, फैमिली हिस्ट्री, लुक, फेस कट, यहाँ तक कि आपकी वॉइस, यहाँ तक कि आपके आंखों का आइरिस, ये सब कैसा होना चाहिए, ये बॉडी के एक बहुत स्पेशल पार्ट में स्टोर्ड है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डीएनए।
मतलब कि मेरी बॉडी का कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखेगा और मेरे बॉडी का कौन सा पार्ट कैसा दिखेगा, मेरे बॉडी की वॉइस कैसी रहेगी, ये सब कहीं और स्टोर नहीं है, वो आपके डीएनए में स्टोर है। सर डीएनए में कैसे स्टोर हो सकता है? ये कोई मेमोरी कार्ड है क्या कि कोई गाना डाला डाउनलोड हो गया? नहीं भाई, बहुत सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीज बताता हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ी थोड़ी चीज पे मैं बात करूँ ना। आपको ये पता है कि नहीं क्या मालूम, डिजिटल इंफॉर्मेशन भी एक टर्म्स में स्टोर होती है किसी भी चीज में। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि कोई गाना कोई वीडियो जो अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है वो किसी टर्म्स में स्टोर होता है। तो सर हमारे बॉडी का जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में कैसे स्टोर हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप डीएनए के बारे में थोड़ा और पढ़ोगे ना तो एक फैक्ट बताता हूं, डीएनए का 99% पार्ट इनएक्टिव होता है। डीएनए का 99% पार्ट क्या होता है? इनएक्टिव। ओनली 1% पार्ट इज एक्टिव। मतलब सर जितना बॉडी में कैरेक्टर दिख रहे वो 99% की वजह से नहीं, 1% की वजह से दिख रहे। हाँ दिस इज ट्रू। एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इसी के साथ, क्यों 99% पार्ट डीएनए का इनएक्टिव? चलो देखते हैं क्यों इनएक्टिव। एक सिंपल सा टर्म है जो आपको चैप्टर में आगे आने वाला है, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। एक टर्म आने वाला है म्यूटेशन। म्यूटेंट वर्ड आपने सुना रहेगा, बहुत सारी मूवीज बनी है हॉलीवुड की, म्यूटेशन होना। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस which result changes in physical appearance or biological appearance। सर पूरा बाउंस गया, म्यूटेशन मतलब समझा ही नहीं। चेंजेस न्यूक्लियोटाइड क्या किसमें चेंजेस होएगा बताता हूं। देख भाई ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ना जो ये एंडिंग देख रहे हो आप, ये एंडिंग खाली नहीं रहती। इस एंडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल रहते हैं। ये मॉलिक्यूल AGTC। तुम एक बात मान के चलो, पूरे डीएनए की कोडिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की कोडिंग 10 बेस बाइनरी सिस्टम पे होती है, उससे पूरे डीएनए की कोडिंग ये 4 कोड वर्ड पे हुई है। और इन 4 कोड वर्ड को कुछ और नहीं बोलते, इनको बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस, NB। इनको बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस। अच्छा तो सर इसका क्या करना है? AGTC इनका फुल फॉर्म भी है, हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट अभी शॉर्ट के लिए खाली बता रहा हूं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे 4 फुल फॉर्म है। अच्छा तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डीएनए के एंडिंग पे ये जो चीज होती है वो क्या होती है? तो वो कुछ और नहीं रहती है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। सर न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस में फर्क है क्या? हाँ बहुत बड़ा फर्क है। डीएनए का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से 10th के 80% स्टूडेंट को आता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन लेस। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज मतलब शुगर का एक आइसोमर मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड जो अभी देखने वाले हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो रहता है उसके अंदर राइबोज भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और नाइट्रोजन बेस भी रहता है। मतलब जो आप एंडिंग पे मॉलिक्यूल देख रहे हो ये डीएनए के, यहां पे एक एक मॉलिक्यूल पे, एक न्यूक्लियोटाइड पे 3 जन रहते हैं।
राइबोस, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस। राइबोस, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, इन तीनों को मिला के जो चीज बनता है वो न्यूक्लियोटाइड। और ये जो मैंने एजीटीसी की बात की, दे आर अलोन नाइट्रोजन बेस, इनकी बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में ये दो चीज सेम रहने वाला है। राइबोस और फॉस्फेट ग्रुप, कोई भी न्यूक्लियोटाइड वैरी होगा तो किसके वजह से होगा? नाइट्रोजन बेस की वजह से। चलो समझा। इसका मतलब कि अगर इधर A है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है, तो क्या खाली AGTC है? नहीं दोस्त, A के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी है, राइबोस शुगर भी है, G के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप भी है, राइबोस शुगर भी है, T के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप भी है, राइबोस शुगर भी है। बट कोई भी न्यूक्लियोटाइड का जो वेरी होता है पार्ट, वो नाइट्रोजन बेस की वजह से होता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन बेस को ही स्टडी का बेस मानते हैं। चलो मैं आगे बात करता हूँ, इस पे ज्यादा टॉपिक लंबा हो जाएगा नहीं तो हम बात कर रहे थे इस बारे में कि हाँ सर हमारी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है, और सर आपने बताया कि 1% एक्टिव डीएनए से ही हमारा काम चल रहा है। यस, तो हमारा क्वेश्चन पे रिटर्न बैक आ जाता है कि सर 99% ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, चेंज होता रहता है, इंटरनेट पे 2-3% ऊपर नीचे भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, ओके, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। अब म्यूटेशन मतलब मैंने बताया सडन चेंज किसके अंदर? इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, चाहे डीएनए सीक्वेंस। सर म्यूटेशन होना अच्छी बात है कि नहीं? ऑफ कोर्स नहीं। आप सोचो, आप नॉर्मल बॉडी लिए हो, आपके स्किन के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, जो जिन रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर चेंज हो जाए तो हो सकता है आपका स्किन का कलर चेंज हो जाए, हो सकता है आपके बॉडी में ट्यूमर जनरेट हो जाए। तो म्यूटेशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। कुछ म्यूटेशन अच्छे भी हुए हैं, बट उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उतना काम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन खत्म करते हैं कि सर बॉडी का जो जंक डीएनए, इनएक्टिव डीएनए को ही बोलते हैं जंक डीएनए, ये इतना ज्यादा परसेंट में क्यों है? अब एक सिंपल सी बात है, देखो सब लोग, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। एक सिंपल सी बात है, मान लो डीएनए का ये इतना बड़ा सीक्वेंस है, इतना सा रीजन मेरे बॉडी के कैरेक्टर को कोड कर रहा है, मतलब इतने से रीजन के वजह से मेरे बॉडी में कैरेक्टर आ रहे हैं। ये भी जंक डीएनए है और ये भी जंक डीएनए है। अब मान लो कल को म्यूटेशन यहां पे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो किसी भी बॉडी के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ही नहीं। मान लो कल को यहां पे म्यूटेशन होता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन यहां पे म्यूटेशन हो गया तो बॉडी के कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। तो एक बात सोचो, जो बॉडी का म्यूटेशन होना है, अगर मेरे बॉडी के 99% डीएनए एक्टिव हैं और वहां पे मेरा म्यूटेशन अगर हो रहा है तो फिर बॉडी में हर वक्त चेंजेस दिखेगा। लेकिन मान लो 99% ही जंक है, इनएक्टिव है, वहां पे अगर कुछ म्यूटेशन भी हो रहा है तो भी मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे बॉडी को कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, बिकॉज वो इनएक्टिव पार्ट है, उसकी वजह से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ना हम लोगों ने ये समझा कि हाँ म्यूटेशन क्या होता है और बॉडी के डीएनए का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है। तो आज तो ये 3 चीज हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितना भी अभी तक चैप्टर में हुआ मैं छोटा सा एक रिवाइज लेना चाहता हूँ कि क्या क्या हम लोग ने देखा। एक शॉर्ट रिकैप। सबसे पहली चीज देखी हम लोग ने हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा देखा वेरिएशन, इट मींस द डिफरेंसेस सीन, किसके बीच में डिफरेंसेस, ये भूलना नहीं है आपको, डिफरेंसेस सीन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर
ऑफस्प्रिंग। ओके, तीसरी चीज हम लोग ने देखे अबाउट वन गोल्डन मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिसके अंदर हमारे सारे कैरेक्टर स्टोर रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और हम लोग ने देखा कि डीएनए का 99% पार्ट इनएक्टिव है, और यहाँ पे अगर म्यूटेशन, ये क्यों एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो तो भी बॉडी में कोई फर्क ना पड़े, और 1% एक्टिव है जिसकी वजह से कैरेक्टर दिख रहे हैं हमें। और ये जो डीएनए के एंडिंग है, यहाँ पे हम लोगों को एजीटीसी वगैरह कुछ देखने मिलता है, और इन एजीटीसी को भी सेट नाइट्रो, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। अभी मत सोचो कि ये टॉपिक मेरे को समझा नहीं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। दिस इज शॉर्ट लेक्चर फॉर डेमो ओनली, विल सी द फुल लेक्चर आफ्टर योर गुड रिस्पॉन्स। ना उसके बाद हम लोग ने देखा कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना, राइबोस, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस। एक छोटा सा टर्म बता देता हूं, यहाँ पे जो ए है उसका लिंकअप होता है टी के साथ, और जो जी है उसका लिंकअप होता है सी के साथ। इसका मतलब कि यहाँ पे टी ए है तो यहाँ पे अपने आप टी आएगा, यहाँ पे जी है तो अपने आप सी आएगा, यहाँ पे टी है तो अपने आप ए आएगा, यहाँ पे सी है तो अपने आप जी है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया, बट हमारे मेन टॉपिक जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन थे, वो हम लोग आपके रिस्पॉन्स आगे कैसे मिलते हैं वीडियोस पे, उसके ऊपर डिपेंड है। स्टे ट्यून्ड विद द आरके क्लासेस। थैंक यू गाइस।